नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं दादर शहर। दोस्तों 11 मई 2023 को इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी केंद्र सरकार के बीच में जो टकराव चल रहा था, उस टकराव के ऊपर एक अनोखा ज्ञान दिया था, एक फैसला सुनाया था। और उस फैसला के बाद बहुत से लोगों ने कहा था कि इस फैसले के वजह से अब और अधिक टकराव इन दोनों के बीच में होगा। और पहले जो सिर्फ दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में होता था, अब इस फैसले के बाद एक और पक्ष इसमें आ जाएगा और वो होगा सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके बीच से अब केजरीवाल सरकार का टकराव टकराव शुरू हो जाएगा। और वही हुआ। और जो 11 मई का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले को अरविंद केजरीवाल ने गलत तरीके से कैसे उपयोग किया, जिसके बाद सारे विकल्प देखने के बाद केंद्र सरकार ने मजबूरी में एक सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को अपने अध्यादेश ऑर्डिनेंस के माध्यम से पलट दिया और अरविंद केजरीवाल के हाथ से वो झुनझुना छीन लिया, जिस झुनझुने को मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल 11 तारीख और 12 तारीख को बजा बजा के उछल रहे थे कि अब हम पावरफुल हो गए, अब हमसे बड़ा इस देश में कोई नहीं है, अब हम जो चाहेंगे वही होगा। तो भ्रम हो गया था अरविंद केजरीवाल को। उस भ्रम को केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को अध्यादेश लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर उसके उस भ्रम को तोड़ दिया और उसको समझा दिया। और केजरीवाल के साथ साथ देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्डों को भी समझा दिया कि मिलॉर्ड, आपका जो कार्य क्षमता है, आप अपने कार्य क्षमता के अंदर में ही काम कीजिए, जो लक्ष्मण रेखा उसको बनाए रखिए, अगर आप तोड़ते हैं तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। दरअसल जिस तरह से पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के तमाम मामलों में, तमाम पक्षों में अपना जो रुख रखा है, अपना जो प्रतिक्रिया रखा है, उससे केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार ने भी अब समझ चुका है कि यह सुप्रीम कोर्ट सम्मान करने से नहीं समझने वाला है, जब तक हम इनसे सीधा सीधा नहीं टकराते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड अब सुप्रीम कोर्ट में बैठकर प्रतिष्ठित पदों पर बैठ के इस देश के राजनीतिक दलों के तरफ से प्रॉक्सी युद्ध कर रहे हैं केंद्र सरकार से, एक छद्म युद्ध कर रहे हैं वर्तमान के केंद्र सरकार से, जिसको अब केंद्र सरकार ने भी समझ लिया है। और उसके बाद इस तरह का निर्णय लेकर कौन संदेश दिया है कि अब इस तरह का छद्म युद्ध नहीं चलने वाला है आपका। 11 मई को जिस दिन फैसला आया था, उसी दिन इस देश के बहुत से प्रतिष्ठित लोगों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने आशंका व्यक्त किया था कि अब इस आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद टकराव और अधिक बढ़े। क्यों? अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक स्वभाव है, वह बिल्कुल भी देश हित और राष्ट्र हित में नहीं है। उसका जो राजनीतिक चरित्र है, उसका कोई विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, उनका किसी तरह का कोई विचारधारा नहीं है। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसका कोई अपना एक विचारधारा नहीं है, और जिसका विचारधारा ही कोई नहीं है, उस पार्टी का क्रियाकलाप कैसा होगा यह सभी जानते हैं, ये सबको पता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो लगातार केंद्र सरकार और एलजी से टकराते रहे, हर एक मसले को लेकर, हर एक मामले को लेकर, एक भी ऐसा कोई मामला नहीं है जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है 2015 से, जब भी, चाहे दिल्ली में एलजी कोई भी रहा हो, किसी भी एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल एवं उनकी सरकार का नहीं बना है। हर एक एलजी के साथ इनका टकराव रहा है। और इन सब चीजों को नजरअंदाज करके भी अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड अगर अरविंद केजरीवाल को एक असीमित पावर दे देता है, असीमित शक्ति दे देता है, वह शक्ति दे देता है जिस शक्ति के माध्यम से अरविंद केजरीवाल वह तमाम काम करना शुरू कर देता है जो उनको नहीं करना चाहिए। इससे इस देश के सुरक्षा को खतरा हो सकता है। फिर भी उन्होंने इस फैसले के बाद वो सारे काम करना शुरू कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक फायदा हो सकता है। क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया, इस फैसले के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने अपने मंत्रालय के प्रमुख सचिवों का तबादला शुरू कर दिया था। और इस तरह से
इस फैसले के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार और दिल्ली में काम कर रहे कर्मचारियों के बीच टकराव का स्थिति पैदा हुआ। उसका उदाहरण 16 मई का एक रिपोर्ट है। अखबारों में छपी हुई खबर के मुताबिक 16 मई को दिल्ली सतर्कता विभाग के सचिव बीवी राजशेखर ने विशेष सचिव बीवी राजशेखर ने यह आरोप लगाया दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के जो वर्तमान का स्वास्थ्य मंत्री है सौरभ भारद्वाज के ऊपर, कि उन्होंने अनुपस्थिति में सुबह के 3 बजे यानी सुबह भोर के 3 बजे में उनका कार्यालय खोलकर उनके कार्यालय से वो तमाम महत्वपूर्ण फाइलें उठवा ली गई, गायब करवा दी गई, जिन फाइलों का जांच दिल्ली सतर्कता विभाग कर रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के मंत्रालय एवं उनके विभागों से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले हैं। दरअसल जो राजशेखर का आरोप है, उनके आरोपों पे अगर ध्यान दे तो समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस पावर के बाद किस तरह से दिल्ली में नंगा नाच करने पे उतारू हो गया था, किस तरह से दिल्ली में पूरे सिस्टम को अपने राजनीतिक बचाव के लिए, अपने राजनीतिक भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गलत उपयोग कर रहा था, किस तरह से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर उनको ट्रांसफर करने का दबाव बना रहा था, उसका खुलासा इन रिपोर्ट के आधार पे, इन रिपोर्टों को देखने के बाद हो सकता है। दरअसल राजशेखर के मुताबिक उनके कमरे में जो फाइलें गायब हुई है, उनमें आबकारी घोटाले से जुड़ी हुई फाइलें हैं। आबकारी घोटाले, जिस आबकारी घोटाले के मामले में दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड कहे जाने वाले दिल्ली के शराब मंत्री मनीष सिसोदिया पिछले 3-4 महीनों से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। सीबीआई, ईडी, जितने भी जांच एजेंसियां हैं वो सब मान रही हैं, अपने चार्जशीट में उन्होंने माना है कि पूरी आबकारी नीति, आबकारी घोटाले का मुख्य षड्यंत्रकारी मनीष सिसोदिया है। उस आबकारी नीति से जुड़ी हुई फाइलें भी गायब करवा दी गई। इन फाइलों को गायब करवाकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल क्या साबित करना चाहती है, यह अभी लोग समझ सकता है। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास के टेंडर फाइलें भी गायब है। वही शीश महल, जिस शीश महल के ऊपर दस्तावेजी खुलासे इस देश के एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल टाइम्स नाउ नव भारत ने किया था, जिसके वजह से टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकार भावना किशोरी को पंजाब पुलिस ने, अरविंद केजरीवाल के पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था। एक महिला पत्रकार को पुलिस कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया था बिना महिला पुलिस के बगैर, पूरे नियमों को ताक पर रख के सिर्फ इस शीश महल के खुलासे को दबाने के लिए उन्होंने इस टीवी चैनल के पत्रकार को गिरफ्तार करवाया था, जिसके वजह से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इनको जूते पड़े हैं। उस मुद्दे से भी जुड़ी हुई फाइलें उन्होंने गायब करवा दी। उसके बाद आवास के नवीनीकरण से जुड़ी हुई फाइलें भी शामिल है। वही आवास का रिनोवेशन में आरोप लगाया गया था, दस्तावेजी आरोप था कि इन्होंने 45 करोड़ रुपया सिर्फ रिनोवेशन पे खर्चा कर लिए, जिसमें 8-8 लाख के पर्दे, 4-4 लाख के बाथरूम में जो लैट्रिन के सीट होते हैं वो लगवाए हैं, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले दरवाजे लगवाए हैं, उनकी फाइलें भी इन्होंने गायब करवा दी। उसके बाद कहा कि आवास निरीक्षण कर चुके वो लोगों के तस्वीर जो थे साक्ष्य के तौर पे, उसे भी इन्होंने गायब करवा दिया। तो इस सभी चीजों से स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल दिल्ली में करना क्या चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद। उसके बाद दिल्ली के जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है सौरभ भारद्वाज, जो कि सर्विस विभाग के भी मंत्री है, उस सर्विस विभाग के भी सचिव को इन्होंने बदलने का निर्णय कर लिया था। उसके जगह पे अपने तो इनके रॉयल के प्रति जो वफादार ऑफिसर है उनको लाने का जो प्रक्रिया था वो चालू कर दिया था। उसके बाद यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्य सचिव को भी बदलने का इन्होंने तैयारी कर लिया था। उसके लिए भी इन्होंने केंद्र सरकार को फाइलें भेज दी थी कि मुख्य सचिव को भी बदलना है। यानी कि जो अधिकारी अरविंद केजरीवाल एवं उनके जुड़े हुए नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहा है, उन सभी अधिकारियों को यह ट्रांसफर करके हटाकर दरअसल उन सभी जांचों को प्रभावित करना चाहते हैं, उन जांचों को अपने तरीके से करवाना चाहते हैं जिसमें इनको क्लीन चिट मिल जाए। सबसे बड़ा खेल यही है
क्योंकि अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि जितनी जांचें चल रही है, इन सभी जांचों में इनको जेल जाना तो पड़ेगा। इन्हीं जेल जाने की डर से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुरक्षा कवर के रूप में उपयोग करके इन तमाम अधिकारियों को उनके पदों से हटाना चाहते हैं और उनके पदों पे अपने वफादारों को बैठाना चाहते हैं, जो इनके मन मुताबिक, इनके मर्जी के हिसाब से रिपोर्टें बनाए और जांच अधिकारियों को दे, जिसमें इनको क्लीन चिट मिल जाए। इनको यही डर है और इसीलिए ये दिल्ली के जांच अधिकारियों को भी धमका रहे थे, वरिष्ठ अधिकारियों को भी धमका रहे थे। जिस और इन्हीं सब शिकायतों के बाद दिल्ली के अधिकारियों ने उप राज्यपाल से शिकायत किया था कि दिल्ली सरकार और उनके मंत्री हम लोगों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से दबाव बना रहे हैं, हमको धमका रहा है। और उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने 19 मई को यह अध्यादेश जारी किया, यह ऑर्डिनेंस लाया, जिसमें उन्होंने दिल्ली में ग्रुप ए के कर्मचारियों की ट्रांसफर के लिए एक समिति गठित कर दी, जिस समिति का तो अध्यक्ष होगा वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही बनाया। लेकिन उसमें सिर्फ व्यवस्था इतना किया गया कि उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली के मुख्य सचिव रहेंगे और अपर सचिव रहेंगे। ये सभी लोग, इन सभी लोगों की सिफारिश पे ट्रांसफर जिन अफसरों का होगा उनका अनुमति दिल्ली का एलजी यानी कि केंद्र सरकार ही देगा। जब भी किसी का ट्रांसफर हो सकता है। अकेले मनमानी तरीके से अरविंद केजरीवाल किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसके बाद अब दिल्ली में फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक नया टकराव की स्थिति पैदा हो गया और फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और इस बार केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाने के बाद 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने याचिका दायर करके कहा है कि 11 तारीख को जो आपने फैसले दिए उस पर आप पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि वह जो फैसला है वो दिल्ली और देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। क्योंकि दिल्ली एक राजधानी क्षेत्र है जिस पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते केंद्र सरकार का भी दखल है, उनका भी अधिकार है और उनको नजरअंदाज करके इस तरह का पावर दिल्ली सरकार को नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि दिल्ली में बहुत से ऐसी सेवा है, बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर यह पावर, यह शक्ति केजरीवाल जैसे नौटंकीबाज को दे दिया जाता है तो इसका कुछ पता नहीं है कि ये कब किस विभाग के कौन से काम को रोक दे, इस काम को एक गलत तरीके से अपने फायदे के लिए करवाना शुरू कर दे। क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में आया ही सिर्फ इसलिए कि यह अपने भ्रष्टाचार के भूख को मिटा सके। क्योंकि यह सरकारी कर्मचारी रहते हुए अपने भ्रष्टाचार के भूख को नहीं मिटा सकता था। जिस तरह का इनका सोच है, जिस तरह के वीवीआईपी लग्जरी लाइफ का इनका सोच है, उस लग्जरी लाइफ को यह सरकारी नौकरी में रहते हुए नहीं पूरा कर सकता था। उसी को पूरा करने के लिए इसने सरकारी नौकरी का परित्याग करके इस राजनीतिक रास्ते पे आया और जिसको यह फलीभूत करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इनके ऊपर शीश महल बनवाने का आरोप लग रहा है, जो कि पूरी तरह से दस्तावेजी आरोप है, कोई झूठा आरोप नहीं है, उससे स्पष्ट हो रहा है। पर केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाकर सिर्फ दिल्ली के इस नटवर लाल को ही नहीं, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उन मिलोडों को भी एक संदेश दिया है कि आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं केंद्र सरकार में एक चुनी हुई, एक पूर्ण बहुमत के चुनी हुई सरकार के प्रति, यह अच्छी नहीं है और यह सिर्फ एक संदेश मात्र है। क्योंकि यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसी फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इस फैसले के बाद भी जब भी चाहे केंद्र सरकार कोई कानून बनाकर इस फैसले को पलट सकती है और जो भी नियम बनाएगा दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में, उस नियम को, उस कानून को दिल्ली का सरकार और उनके कैबिनेट मानने के लिए बाध्य होगा। उसी बातों पे गौर करके, विचार करके यह अध्यादेश लाया गया है। पर फिर से इस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएगा
केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो अब देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होता है, क्या फैसला होता है आगे। जिस तरह का रुख केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है अपना सुप्रीम कोर्ट के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि अब केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से दो हाथ की तैयारी में है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि आप हमारे कार्य क्षेत्र में दखल ना दे, क्योंकि आपका काम देश के लोगों को न्याय देना है। किसी राजनीतिक दल के, किसी राजनीति से जुड़े हुए नेताओं के साथ खड़े होकर प्रॉक्सी युद्ध करने का नहीं है, राजनीतिक एजेंडा चलाने का नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार देखा गया है कुछ मसलों पे, जो कि केंद्र सरकार और इस देश के हित से जुड़ी हुई मसले होते हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इन विपक्षी दलों के, इन नेताओं के साथ खड़े होकर भारत सरकार से और वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार से एक छद्म युद्ध लड़ रही है, जो इस देश के हित में नहीं है। तो जो झुनझुना सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिया था, वो झुनझुना फिर से केंद्र सरकार ने इनसे छीन लिया। अब इनका स्थिति वही हो गया कि न कि धोबी का कुत्ता, न घर के न घाट के। तब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे सुप्रीम कोर्ट फिर से क्या कोई इसी तरीके का ज्ञान देता है केंद्र सरकार को, इसी तरीके का कोई फैसला देता है, जिससे फिर से केंद्र सरकार को मजबूरन इनके फैसले को कूड़ेदान में डालना पड़े। जिस तरीके से राजीव गांधी सरकार ने इनके फैसले को कूड़ेदान में फेंक दिया था और ये कह दिया था कि जाओ, हम आपके फैसला नहीं मानते हैं। और सच में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को मजबूर करती है अधिकतर मसलों पे, उससे अब तो यह स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार भी इनसे परेशान हो गई है और उन्होंने मन बना लिया है कि जाओ, हम नहीं मानते आपके फैसले को। और यह सच है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फैसला सुनाने तक का ही अधिकार है, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई पुलिस है, ना ही कोई फोर्स है और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उनके अंदर में। अगर कल कोई सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है और कोई सरकार कह देता है कि जाइए, हम नहीं मानते आपके फैसले को, तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? क्या कर लेगी? क्या उस सरकार को गिरा देगी? क्या उस सरकार को बर्खास्त कर देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकता है? क्या राष्ट्रपति को हटा सकता है? क्या उपराष्ट्रपति को हटा सकता है? किसी मिनिस्टर को हटा सकता है? बिल्कुल नहीं हटा सकता। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जितनी अच्छी समरसता रहेगी, एकता रहेगी, वह ही इस देश से अच्छी है, इस देश के हित में है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में ही इस तरह का टकराव चलेगा, तो ना ही इससे सुप्रीम कोर्ट का भला होने वाला है और ना ही इस देश का भला होने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीशों को भी, मिलोडों को भी ये समझना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे टिप्पणी से क्या असर पड़ेगा सरकार और सिस्टम के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट इस देश के, जिस देश की जनसंख्या कहा जा रहा है कि लगभग 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है, इस 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के सबसे सर्वोच्च शिखर है सुप्रीम कोर्ट। और उसमें बैठे हुए लोगों को किसी भी फैसले पे, किसी भी मसले पे बहुत ही सोच समझ के कोई विचार रखनी चाहिए, जिससे उनका छवि इस देश के लोगों के अंदर ऐसा ना हो, ऐसा वो छवि ना बने कि लोग समझने लगे कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस देश में, इस देश के बहुसंख्यक समाज एवं बहुमत के विचारों के अनुरूप नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इस देश के एक बहुसंख्यक वर्ग में गलत संदेश गया है। बहुसंख्यक वर्ग के अंदर एक धारणा बनी है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट कुछ एजेंडा धारियों के पक्ष में दिखाई देता है, जो स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए यह तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का टेलर है, और इस टेलर के बाद भी अगर इस देश में केजरीवाल जैसे नटवर लाल और कुछ सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग अगर नहीं समझे, तो फिर आगे उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है। यह तो स्पष्ट, और इसी एक्शन का इंतजार देश के बहुत से लोग कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी कब एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी, कब एग्रेशन में आएगी। क्योंकि इस देश के लोग नरेंद्र मोदी सरकार के डिफेंसिव मूव को देखकर थक चुका है, परेशान हो चुका है। हर एक मसले पे जिस तरीके से एक मजबूती के साथ चुनी हुई पूर्ण बहुमत की सरकार डिफेंसिव मोड में रहती थी, उससे इस देश के लोग भी निराश हो चुके थे।
लेकिन अब जिस तरीके से वही सरकार वही सिस्टम ऑफेंसिव मोड में काम करना शुरू किया है, उससे इस देश के लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत याचना हुआ, अब याचना नहीं रन होगा। अब सीधे-सीधे सभी लोगों को जवाब दिया जाएगा जो इस देश के सरकार और सिस्टम के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।